सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलडीसी एग्ज़ाम के नए प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है 18वें नंबर का होगा। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर चुके हैं। और दोस्तों, इसमें जो है 20 क्वेश्चन होंगे पहले की तरह, और आज जो है हम इन पे 20 के 20 पे डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने काफ़ी तैयारी कर ली, आपको भी दिन मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम 19 अप्रैल को ही था, लेकिन बीच में कोरोना वायरस के कारण डेट बढ़ गई है, तो बहुत अच्छा टाइम मिल गया है और रिजल्ट भी आने के वाले टाइम में अच्छा रहने की चांस है। लेकिन आपको जैसे टाइम मिला तो सभी के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 क्वेश्चन पर करेंगे। 20 क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कशन भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि अभी आपको चीज़ों को समझना है जिस प्रकार के। अभी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रूल याद करनी है, अभी रूलों के अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे मान लिया 11 नंबर में भी 3-4 पार्ट्स हैं। पहले में कौन सज़ा दे सकता है, दूसरे से के अनुसार कौन, तीसरे में कितनी, और चौथे में जैसे रूल नंबर 27 में सज़ा का जो कितनी सज़ा विभागीय जांच से होती है, किसको कौन सज़ा दे सकता है, इंस्पेक्टर को, क्योंकि जो रूल के अनुसार इंस्पेक्टर तक ही सज़ा मिलती है, तो इंस्पेक्टर को क्या सज़ा कौन दे सकता है, डीआईजी क्या दे सकता है, आईजी क्या दे सकते हैं, कमांडेंट क्या दे सकते हैं, ये सब आपको इनका कंफर्म होना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। सीआरपी कैरी यानी कि कैरिपुबल में अन्य रैंक को कश्मीर में कितना रिक्स अलाउंस मिलता है। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जो है सिंपल क्वेश्चन में ही हम फंस जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, याद होते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जो है गलत कर देते हैं। तो वहाँ पर जो अभी दिया गया है, इसमें दिया है ए ऑप्शन में 17,300, बी में 17,600, सी में 17,400 और डी में 17,000। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, 17,300, क्योंकि कश्मीर में जो भी अप टू कहाँ तक, इंस्पेक्टर तक जो रिक्स अलाउंस दिया जाता है वो 17,300 है, और ऊपर जो है 25,000, यानी कि ऑफिसर को अप टू क्या नाम है, एसी से कमांडेंट तक 25,000 रुपये रिक्स अलाउंस मिलता है। कई बार होता है, जैसे हमको अलाउंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार जो पूछा गया जो सी होता है कितना मिलता है। तो दोस्तों, वैसे तो राउंड फिगर में हम बात करें तो 27,000 हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रति माह के, अगर हम जो है स्वामी हैंडबुक को देखते हैं, तो उसमें जो है प्रति माह का वर्णन है, ना कि उसमें एक साल का पूरा। तो प्रति माह जो उसमें दिया गया 2250 पे दिया गया, तो 2250 का अगर 12 से आप पूरा करेंगे तो 27,000 बन जाता है। इसी तरह जो मान लिया स्कूल सब्सिडी जो लेते हैं, यानी जिनके बच्चे घर से दूर स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनको कितना वो मिलता है ऐसे स्कूल सब्सिडी, तो वहाँ पर जो दिया गया है कि स्वामी हैंडबुक में 6,750 दिया गया। अगर 6,750 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 81,000 हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है। और एक जो क्वेश्चन इसमें जो आया है, पहले कई बार आया है कि घर से कितनी दूर होना चाहिए, यानी कि अगर जो स्कूल सब्सिडी लेना चाहते हैं वो घर कितना, तो जो भी आवास है उससे कम से कम 50 किलोमीटर की दूर होना चाहिए। ये 2017 के अनुसार है। जो पहला था वो अलग दूरी थी, लेकिन अभी 2017 के अनुसार बढ़ जाता है। दोस्तों, अभी जो हम कुछ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे, वो अभी हम चलेंगे उसके ऊपर, क्या नाम मतलब स्वामी हैंडबुक से, क्योंकि मैं देखा हूँ 30 से 40% क्वेश्चन जो आते हैं स्वामी हैंडबुक से ही आते हैं। स्वामी हैंडबुक में बहुत सारी चीज़ है, जैसे मान लिया आपको स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से संबंध में बारे में पूछा जाता है, सीए के बारे में पूछा जाता है, आपकी तैनाती के बारे में पूछा जाता है, और कई चीज़ें हैं जो आपका सीसीएस रूल है जैसे छुट्टी के अनुसार है, और ये सब जो है आपका एचआरए इत्यादि, ये सब आपका स्वामी हैंडबुक में मिलेगा। आप अगर सीआरपी एक्ट रूल में घुसोगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, कैरिपुबल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होते हैं। तो दोस्तों, दो हैं, एक हेड ऑफ ऑफिस, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और इनसे कई बार क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों, हेड ऑफ ऑफिस जो होते हैं वो तो कमांडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूछे हैं, तो ए में डीआईजी, बी में आईजी, सी में कमांडेंट, डी में डीजीपी। तो दोस्तों, आईजीपी यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निंदा या घोर निंदा की सजा हेड कांस्टेबल को कौन दे सकता है। ए डीआईजी, बी आईजी, सी कमांडेंट और डी डीजीपी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अप टू
इंस्पेक्टर तक अगर जो निंदा या घोर निंदा की सज़ा देनी है। हालांकि कांस्टेबल को तो घोर निंदा नहीं दिया जाता, हवलदार से शुरू होता है, हवलदार को, सब इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को, तो कमांडेंट ही अथॉरिटी है, वो इसकी सज़ा दे सकते हैं, निंदा या घोर निंदा की। प्रश्न नंबर 4 है, अवकाश के लिए रेलवे वारंट में किसमें परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर CRPC नियम जो 1955 के दिए गए 90, बी में दिया 91, सी में दिया है 97, डी में 93। तो यहाँ 93 सही है इसका। प्रश्न नंबर 5 है, कैरिपू बल में स्पेशल नियुक्ति वेतन किस नियम के अनुसार दिया जाता है? दोस्तों जब आप CRPC नियम पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का स्पेशल नियुक्ति के बारे में मिलेगी, यानी कि नियम नंबर CRPC जो 1955 है, नियम नंबर 78, उसमें सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट यानी कि जे की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। नहीं कि आपको कहीं भी पूरे के नियम में आपको कहीं भी किसी दूसरे की स्पेशल नियुक्ति के बारे में वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन पे के बारे में आपको वर्णन मिल जाएगा, यानी कि स्पेशल वेतन जो दिया जाता है उसका वर्णन आपको मिल जाएगा नियम नंबर 44 में। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट के अलावा जो जितने भी स्पेशल नियुक्ति हैं वो आपका GCN बटालियन मैनुअल है, उसमें CHM, BHM, CHM का भी है, जे का भी उसमें ड्यूटी किया है, कंपनी कमांडर की ड्यूटियाँ, या आपको स्टोरमैन। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो कैंटीन में सेलमैन होता है उसको भी स्पेशल पे मिलता है, जो हवलदार होता है उसको भी मिलता है, जो है मेन ऑफिस में अकाउंट के काम करता है क्लर्क, उसको भी स्पेशल पे मिलता है। ये सब वर्णन आपको GCN बटालियन मैनुअल में मिलेगा। तो इसमें नियम में दिया है 44, नियम में 45, नियम में 46 और डी में दिया नियम 47। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। नियम 44 के अनुसार स्पेशल वेतन दिया जाता है जितने भी स्पेशल अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, साप्ताहिक अधिकारी की नियुक्ति कब से कब तक होती है? सोमवार से सोमवार रिवाली, बी सोमवार से सोमवार, सी रविवार रिवाली से लेकर रविवार रिवाली तक, और डी रविवार से रविवार। तो दोस्तों यहाँ पूछने का क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में भी गलत हो गया। सोमवार रिवाली से रिवाली ये भी सही हो जाएगा, अगर सोमवार टू सोमवार लिखा तो वो भी सही हो जाएगा। तो वैसे आपको याद होना चाहिए, अगर सोमवार टू सोमवार आ गया तब भी आप सही हो जाएंगे अगर उसमें, लेकिन सोमवार रिवाली से लेकर सोमवार रिवाली तक होता है। और इसका जो साप्ताहिक अधिकारी का आदेश होता है वह बटालियन के अंदर ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, 114 RF का बटालियन जो है मुख्यालय कहाँ पे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बटालियन जो स्पेशल बटालियन उनका लोकेशन आपको 100% पूछा जाएगा। लगभग 40 स्पेशल बटालियन है, 15 आपकी RF की बटालियन है, 10 कोबरा की बटालियन, 6 महिला बटालियन है, 5 सिग्नल बटालियन है, SDG है, PDG है, ये सब जो है। और इसके अलावा आपकी 3 जो है NDRF की बटालियन है। इन बटालियन का आपको लोकेशन पता होना चाहिए। खासकर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका सिग्नल बटालियन का लोकेशन। तो हो सकता है RF की भी नई बटालियन बनी, इनका भी लोकेशन पूछ लिया जाए, तो आपको इन सभी बटालियन का लोकेशन, एक मैंने वीडियो बनाया है उसमें सभी लोकेशन, हो सकता है 1-2 लोकेशन मेरे को भी इतना कंफर्म नहीं, मैंने, आप उसको चेक कर लेना, लेकिन लगभग उसमें सभी 1-2 बटालियन को छोड़ के, मेरे को बाद में लगा कि उसमें गलत है, तो छोड़ के सभी का उसमें लोकेशन है, आपको सभी का लोकेशन होना चाहिए पता। तो इसमें दिया गया है, ए में कलकत्ता, बी में हैदराबाद, सी में हाजीपुर, डी में नीमच। तो दोस्तों 114 बटालियन जो RF का है वो हाजीपुर बिहार में मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 8 है, 200, ये तो क्वेश्चन और आंसर एक ही हो गया। 213 अजमेर राजस्थान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि 213 बटालियन होना चाहिए था, तो ये अजमेर राजस्थान में ही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, बटालियन में आसूचना सेल में कितने कार्मिक पोस्टिंग होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आए हैं, हालांकि इसमें पहले पूछा गया जो क्वेश्चन था, मैंने सेम क्वेश्चनों को देख के ही, पेपरों को देख के क्वेश्चन, उसमें इंस्पेक्टर के बारे में पूछना गया था कि जो है जो बटालियन में आसूचना विभाग में इंस्पेक्टर कितनी पोस्टिंग होती है, तो आगे वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बना दिए टोटल। इसमें ए में ऑप्शन है 8, बी में 7, सी में 6, डी में 4। तो दोस्तों जो इंटेलिजेंस ब्रांच होती है एक बटालियन के अंदर, उसमें 8 कार्मिक पोस्टिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बटालियन के आसूचना सेल में कितने इंस्पेक्टर पोस्टिंग होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 था। तो दोस्तों 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार, 2 सिपाही, टोटल 8 आदमी आसूचना विभाग में होते हैं। इसमें से 2 जो है डाटा मैनेजमेंट में रहते हैं, 6 फील्ड वाले होते हैं। डाटा मैनेजमेंट में 1 कांस्टेबल होता है, या हेड कांस्टेबल भी हो सकता है राइटर के तौर पर, 1 इंस्पेक्टर, और 6 आदमी जो रहेंगे वो आपके फील्ड वाले।
प्रश्न नंबर 11 मोटरसाइकिल कितने साल चलने के बाद कंडम की जा सकती है। दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन आया है, इसका समय भी पूछा गया है, इसका किलोमीटर भी पूछा गया है और एक बार इसका किलोमीटर समय दोनों ऑप्शन दिए थे। ए में 3 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 6 वर्ष। तो दोस्तों 5 वर्ष से 50,000 किलोमीटर पूरी होनी चाहिए तो कंडम की जा सकती है। प्रश्न नंबर 12 है मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति में सशस्त्र बल के अधिकारियों की किस धारा के अनुसार जनसमूह को तितर बितर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सीआरपीसी की कुछ धाराएं हैं, जैसे बिना अरेस्ट वारंट के कब गिरफ्तार कर सकते हैं, या व्यक्ति की तलाशी कब ले सकते हैं, घर की तलाशी या अपनी सुरक्षा, ये इत्यादि जो धाराएं हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो 4 धाराएं मैं आज उनके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। ये 4 धाराएं हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स के जो अधिकारी है मजमे को, यानी कि जो विधिवत सम्मेलन को तितर बितर कब कर, कौन सी धारा के अनुसार कर सकते हैं। तो ए में दिया धारा 129, बी में धारा 130, सी में 132, डी में 131। तो दोस्तों ये 131 के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ चारों धारा क्या है। सबसे पहली धारा है 129। इसमें क्या है, सिविल प्रशासन अपना बल का प्रयोग करते हुए मजमे को तितर बितर कर देता है, यानी कि वर्णन किया गया सिविल बल के द्वारा मजमे को तितर बितर करना। जो 130 है, ये 130 है, उसमें क्या सिविल बल के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाकर मजमे को तितर बितर करना, यानी मजमा जब इतना बढ़ जाता है कि वो सिविल बल जो सिविल पुलिस है या वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा मजमा तितर बितर नहीं होता, तो फिर वह रिक्विजिशन के द्वारा सिविल बल पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाने के बाद उस मजमे को तितर बितर करते हैं। तो यह 130 में दिया गया। अब है 131, जहाँ कहीं मजमा हो रहा है वहाँ पर सिविल प्रशासन नहीं है, सिविल पुलिस नहीं है, लेकिन मजमा इतना उग्र हो रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो 131 धारा के अनुसार वह पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी ऑफिसर उस मजमे को तितर बितर कर सकता है। लास्ट वाला जो 132 चौथी धारा है, उसमें क्या है, धारा 129 से लेके 131 तक कोई भी धारा के अनुसार अगर किसी मजमे को तितर बितर करता है और तितर बितर करने के दौरान कोई ऐसा काम हो जाता है या किसी मजमे के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसके में संरक्षण के बारे में दिया गया। तो ये 4 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 13 है उप निरीक्षक आउटपोस्ट पर कितने दिनों की सजा दे सकता है, कौन से नियम के अनुसार। तो दोस्तों सजा तो 15 दिन की दे सकते हैं, वो इसमें नहीं है, लेकिन नियम है 11 का डी, बी 11 का सी, सी 11 का बी, डी 11 का ए। तो 11 का डी में, 11 के ए के अनुसार कमांडेंट, 11 के बी में समकक्ष अधिकारी कोई भी राजपूत अधिकारी, सी में कंपनी कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट हो, सूबेदार मेजर हो, निरीक्षक इंस्पेक्टर हो, डी में जो है एक आउटपोस्ट पर सब इंस्पेक्टर। लेकिन दोस्तों अभी रैंक का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कई जगह। दोस्तों मैं आपको बता कुछ बात इसके बारे में भी कर लेता हूँ। अभी जो है कई चीज़ों में सीआरपीएफ में मैं भी काफ़ी लंबी नौकरी कर चुका हूँ, मेरा भी 20 साल चल रहा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता जो रैंक का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, यानी सब इंस्पेक्टर को सेक्शन कमांडर और एएसआई को जो है असिस्टेंट सब सेक्शन कमांडर और सब इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर से सेक्शन कमांडर। इसके बाद जो है इंस्पेक्टर को प्लाटून कमांडर। ये सब चीज़ें फोर्स के हिसाब से मेरे को लगता है जो खासकर जो इंस्पेक्टर तक प्रमोट होते हैं वो कांस्टेबल में भर्ती होने के बाद 50% से ऊपर, क्योंकि जो इंस्पेक्टर बनते हैं वो एलडीसी से 17%, 33% बाहर से एग्ज़ाम देके 50% डिपार्टमेंट के द्वारा बनते हैं। तो जो कांस्टेबल से भर्ती होते थे वो लास्ट तक अपना इंस्पेक्टर या एसी तक भी बन जाते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं है। फिर ड्यूटी इस तरह का बन गया है कि अब इंस्पेक्टर भी प्लाटून कमांडर होने से उसका भी जो है पहले की ड्यूटी, पहले इंस्पेक्टर जो है प्रॉपर कंपनी कमांडर की ड्यूटी करते थे और बहुत कम ही ऐसे चांस होते थे कि उनको जो है अंडर कमांड रहना पड़े या इस तरह का ड्यूटी करना पड़े। एक कमांडर के तौर पे कमांड किया जाता था। अभी इस रैंक स्ट्रक्चर में तो अभी कम कर दिया है। अगर सीआरपी हम रूल पे बात करते हैं तो दोस्तों कई चीज़ों में अगर कोई अनुशासनहीनता करता है या कोई इंक्वायरी होनी हो तो हम सीआरपी रूल को लेके चलते हैं।
लेकिन जब आउटपोस्ट पे भी रूल में बात की गई, सब इंस्पेक्टर एक प्लाटून कमांडर होगा, तो वहाँ पर रूल को तोड़ दिया जाता है। यानी कि किसी जवान की अगर 100 रुपये की हथियार की टूट फूट हो जाती तो आज भी वो 100 रुपये की इंक्वायरी होगी उस रूल के अनुसार ही। लेकिन ये ड्यूटी लगातार जो रैंक बढ़ती जा रही है, या रैंक को ड्यूटी को जो अभी हवलदार जो बन रहे हैं उनको भी वही कांस्टेबल ड्यूटी इत्यादि का ड्यूटी में चेंजिंग नहीं हो रहा। तो यहाँ पर रूल और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता जा रहा है। इसमें देखने की ज़रूरत है सरकार को, डिपार्टमेंट को, क्योंकि इससे मेरे को लगता है मोरल डाउन, क्योंकि मैं भी एक इंस्पेक्टर जीडी हूँ, तो मोरल डाउन होने की तो साथ साथ मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट्स ग्रुपों पे या इस तरह की, तो मोरल अप नहीं डाउन हो रहा, तो इसमें देखने की आवश्यकता है। और प्रश्न नंबर 14 में विभागीय जांच में प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन होता है? तो उप निरीक्षक जीडी, बी में निरीक्षक, सी में सहायक कमांडेंट, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विभागीय जांच होती है उसमें एक विभागीय जांच के लिए ऑफिसर नियुक्त होते हैं, दूसरा जो है एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है, वह इंस्पेक्टर होता है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 15 है, आरएफ की कुल कितनी बटालियन है? ए में 12, बी में 13, सी में 15 और डी में 16। तो 15 नंबर क्वेश्चन और 15 ही बटालियन है, सी ऑप्शन सही है। 10 पुरानी बटालियन है 99 से लेके 108 तक, और उसके बाद 5 नई बटालियन बनाई गई हैं। 5 बटालियन जो है उनका क्रम नहीं है, पहली बटालियन का क्रम है 99 से 108 तक, तो आपको उनका भी बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, इंसास राइफल की कितनी रेंज होती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी वेपन हैं, पर्सनल वेपन, यानी कि जो ड्यूटी करते हैं जवान, जैसे इंसास राइफल हो गया, X95 हो गया, AK-47 हो गया, AKM हो गया, LMG हो गया, यानी कि सेक्शन लेवल का जो वेपन है उसके सबकी आपको रेंज पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको 100% रेंज से मिल जाएगा, बैरल की लंबाई या वेपन की लंबाई। तो ये मोटी मोटी चीज़ 3 चीज़ें आप याद कर लें, वेट्स, लंबाई और रेंज। तो दोस्तों इसमें इंसास का जो 400 मीटर है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17 है, ऐसी टैक्टिकल विशेषता वाली भूमि जिसको शत्रु छीन ले, यानी कि दुश्मन छीन ले और सुरक्षा किसी भी उस एरिया खतरे में पड़ जाए, उस ग्रुप की, उस ट्रुप की, उस यूनिट की, तो उस ग्राउंड को क्या कहते हैं? ए में वायोलेट ग्राउंड, बी में जीरो ग्राउंड, सी में डोमेस्टिक ग्राउंड, सी में डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो होता है वायोलेट ग्राउंड बोला जाता है। प्रश्न नंबर 18, केयर पीपल में पेंशन के बाद जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है वो उसका कौन सा फॉर्म नंबर होता है? ए में दिया फॉर्म नंबर 32, बी में दिया फॉर्म नंबर 26, सी में फॉर्म नंबर 36 और डी में फॉर्म नंबर 30। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में कई बार क्वेश्चन आया, कभी ये नियम पूछा गया है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का नियम किस में है? तो नियम 18 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और उस नियम में जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका फॉर्म नंबर जो है 26 है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लें। प्रश्न नंबर 19 है, एसओज के लिए दरी की लाइफ कितनी है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दरी से, सबसे ज़्यादा दरी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, 4 वर्ष। अगर एसओज की बात करें तो यहाँ 4 वर्ष हो जाता है, अगर अन्य रैंक की बात करें तो दोस्तों 1 साल घट जाता है, 3 वर्ष हो जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। प्रश्न नंबर 20, CIT काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल कहाँ पे है? ए में दिया गया है सिलचर में, बी में दिया शिवपुरी मध्य प्रदेश में, और सी में दिया है CIT चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों डी में उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आप इस CRP में देखेंगे CIT स्कूल जो है सभी जगह है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जो है इसका 20वें का डी ऑप्शन सही है, आपको पता होना चाहिए। अभी तक 3 CIT स्कूल हैं जहाँ पर CIT क्या कराया जाता है बल के कार्मिकों के लिए। दोस्तों आप ये मेरा जो वेबसाइट है ldcnet.exam.com, इस पे जाके विजिट कर सकते हो। जो भी मैंने पढ़ा है मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा का पूरा उस पर डाल दूँ। अभी आपका रिवीजन करने का, क्योंकि वीडियो देखते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको वीडियो देखते हुए कई चीज़ें दूसरी जो वो समझ में आ जाती हैं, या उनका जो हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन आप वहाँ पढ़ेंगे तो एक चीज़, आप दोनों को रिवीजन से मान लिया वीडियो देख लिया, उसके बाद आप पढ़ लें, रिवीजन हो जाएगा और आप कंफर्म
हो जाएंगे। तो दोस्तों आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं ldcnetexam.com पे। साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर है 8825072295, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बिजी क्या ड्यूटी ही चल रहा है पूरा सुबह शाम तक, आप जानते हैं बीपी वो ड्यूटी में रहने के कारण मैं पूरा इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है कुछ मैं देख रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देखना भी वीडियो अभी कम किए हैं और कुछ इतना वो भी नहीं मिल रहा है, तो जैसे मान लिया सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप मेरे चैनल को काफ़ी देखा पहले, जब सब्सक्राइब किया तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता था कि लगता था लोग वागों को वीडियो की आवश्यकता है। अभी मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी लगभग हो चुकी है, तो मैंने भी कम बनाना शुरू कर दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें अभी तक। और साथ में जो बेल आइकन लगी है उस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो भी मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।